नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉप लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ PYQ क्वेश्चन को भी यहां पर मैंने सेलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जितने भी मैं आपको यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जो NCERT में बताई गई हैं, वो सारी की सारी जानकारियां आपको यहां पर बताकर चलूंगा, जिससे कि एग्जाम में चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलिए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, पुरातन, मध्य युग और आधुनिक, एंशिएंट, मिडिल एज एंड मॉड, आरंभिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग, अर्ली एज, मिडिल एज एंड मॉडर्न। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास का विभाजन किसने किया था? जेम्स मिल ने किया था। कितने पार्ट में इसको विभाजन किया था? इसने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे या 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? एक तो था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। तो इसने भारत के इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। हिंदू भारत होगा और एक मुस्लिम भारत होगा और तीसरा ब्रिटिश भारत होगा जो कि ब्रिटिश के अधीन होगा। जहां पर जनसंख्या मुसलमानों की होगी उसको मुस्लिम भारत के नाम से जाना जाएगा, जहां पर हिंदू होंगे उसको हिंदू भारत के नाम से जाना जाएगा। ये किसने विभाजन किया? जेम्स मिल ने किया। कब किया था? 1817 में किया था। आखिर दोस्तों ये जेम्स मिल था कौन? ये था इतिहासकार। ठीक है, ये था दोस्तों एक इतिहासकार था और ये दार्शनिक भी था। ठीक है, दार्शनिक भी था। ये कौन था? दार्शनिक भी था, इतिहासकार था। था कहाँ का? ये था दोस्तों स्कॉटलैंड का। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का ये था। और अर्थशास्त्री भी याद रख लेना, ये अर्थशास्त्री भी था। अर्थशास्त्री भी था, इतिहासकार भी था, दार्शनिक भी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। 1817 में इसने भारत के इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। आशा करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर सेकेंड वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। यहाँ पर आपको बताना है ABCD होगा, ABC होगा, BC और D होगा, AB और D होगा। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाओं का मतलब होता है ऐसी सेवाएं जो सभी जगहों पर उपलब्ध हों, सभी जगहों पर क्या हों? सभी जगहों पर पाई जाती हों या उपलब्ध हों। ऐसी सेवाओं को क्या बोलते हैं? ऐसी सेवाओं को बोलते हैं सार्वजनिक सेवाएं। ठीक है, एक इस सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो निजी सेवाएं होती हैं और वहीं दूसरी प्रकार में सार्वजनिक होती हैं। निजी मतलब कि प्राइवेट होती हैं, उनका मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास होता है। सार्वजनिक ये आपकी सभी के लिए बनाई जाती हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, पुलिस सेवाएं, ये भी दोस्तों सभी जगहों पर व्याप्त हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूरे भारत में फैली हुई हैं। यानी कि पुलिस सेवाएं आपकी कैसी हैं? सार्वजनिक सेवाएं हैं। ठीक है, न्यायिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं, अदालत हैं, न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यानी कि न्यायिक सेवाएं भी आपकी सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। शैक्षिक सेवाएं, शैक्षिक यानी कि सभी जगहों पर विद्यालय आपके क्या हैं? सभी जगहों पर विद्यालय हैं जिनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती है। यानी कि जो शैक्षिक सेवाएं हैं वो भी सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत ही निहित की गई हैं। निर्माण सेवाएं, निर्माण का मतलब जैसे कि मकान बनाना, ये सार्वजनिक के अंतर्गत नहीं आता। निर्माण सेवाएं ये एक प्रकार की निजी में आती हैं। ठीक है, निजी सेवाओं में आती हैं, ना कि सार्वजनिक में आती हैं। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा D वाला और यहाँ पर ABC करेक्ट हो जाएंगे। D जिन जिन ऑप्शन में होगा वो तो यहाँ से आपका कट ही जाएगा, यानी कि गलत माना जाएगा। D वाला ये भी कटेगा, बचेगा आपका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों A तथा R को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन A, EB रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण बताया गया है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर
तथा उच्च जातीय महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। सही विकल्प चुनना है आपको, यहाँ पर सही वाला आंसर आपको बताना है। चलिए आपको बताते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मनु संहिता हो गई यानी कि मनु स्मृति हो गई, भगवत गीता हो गई, रामायण जैसे ग्रंथों के ये क्या थे, कट्टर आलोचक थे, ये कटु आलोचक थे। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। विरोध का कारण था कि ये जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनमें बताया गया है कि जो निम्न जातियों की जो औरतें हैं या पुरुष हैं, ठीक है, निम्न जाति के, और उसी के साथ जो उच्च जाति की महिलाएं हैं उनके ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने का उपयोग किसमें किया गया है, इन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इसलिए दोनों आपके यहाँ पर कैसे हैं, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इनके बारे में भी बता देता हूँ। गैर ब्राह्मण आंदोलन इन्हीं ने शुरू किया था एक तरीके से। ठीक है, तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। ठीक है, ये प्रारंभिक जीवन में भी सन्यासी थे, यानी कि ये इनका जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत होता है। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया और बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बने रहे और इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। किस आंदोलन को शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन को या आत्मसम्मान आंदोलन को इन्हीं ने शुरू किया था। और आगे यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर बताया गया है पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से बताया है। ठीक है, ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लगाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। सूर्य जो है वो पूरब में उदय होता है। इसका कारण है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। ठीक है ना, यही इसका कारण यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर है क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? ये किस में मिलता है? ये मिलता है विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो जितने नियम, कायदे, कानून थे, अनुशासन था, वो विनय पिटक में आता है। सुत्त पिटक की मैं बात करूं, इसमें बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किस में आती हैं? वो सुत्त पिटक में आती हैं। वहीं मैं बात करूं अभिधम्म पिटक की, इसमें सिद्धांत आते हैं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत बताए गए, सिद्धांत हैं, व्याख्याएं हैं, वो सारी की सारी अभिधम्म पिटक में आती हैं। विनय पिटक मैंने आपको बता दिया, नियम, कायदे, कानून बौद्ध संघ से रिलेटेड यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हुआ? विनय पिटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में किसके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? रामानुज द्वारा, वासवन्ना, एकनाथ सखुबाई द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा रामानुज द्वारा। ठीक है ना, रामानुज द्वारा ये 11वीं शताब्दी में क्या दिया गया था? एक सिद्धांत दिया गया था। क्या नाम है सिद्धांत का? विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ए टॉम ऑफ ए सूफी सेंट इज नाउन एज। खानकहा, ईदगाह, गुलफरोंसा या दरगाह। ठीक है ना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। सूफी संत के मकबरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मकबरे को बोलते हैं दरगाह। ठीक है ना, दरगाह बोलते हैं। दरगाह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों को भी बता देता हूँ। अगर खानकाहे की बात करूँ, ये क्या होता है? ये एक प्रकार से आयोजन स्थल होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं? बैठते हैं, जहाँ पर लोगों की
बैठकें लगती हैं, आयोजन होता है किसी भी विशेष प्रकार का, ठीक है, आयोजन होता है जहाँ पर लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही खानकाह कहलाता है। तो एक प्रकार से ये स्थल होता है जहाँ पर सूफी संत क्या करते हैं, निवास करते हैं। सूफी जो संत हैं, सूफी संत का मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जो सूफी संत कहलाते हैं, उनका जो निवास स्थल होता है, निवास स्थल को बोलते हैं खानकाह। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मिलान वाला भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। खानकाह अगर आपसे पूछे तो सूफी संत के निवास स्थान को कहते हैं, निवास स्थल को क्या कहते हैं, खानकाह कहते हैं। ईदगाह ये सूफी संत के प्रार्थना स्थल को बोलते हैं, जहाँ पर ये अपने ईश्वर से रिलेटेड जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो किया करते हैं, प्रार्थना स्थल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईदगाह बोलते हैं, ठीक है ना। दरगाह में वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सूफी संत का मकबरे को बोलते हैं। जब सूफी संत की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जहाँ पर उसको दफनाया जाता है, क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, वही आपकी दरगाह बन जाती है। बाद में लोग इसकी पूजा करते हैं, जैसा कि सूफीवाद में ये बताया गया है, उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा दरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। कौन यहाँ पर करता है, किसकी नियुक्ति, गवर्नर की, इंडिया में, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य केंद्र सरकार करती है, या अटॉर्नी जनरल करती है। करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वो कौन करता है, केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करता है, ना कि राज्य सरकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही वाला आपको बताना है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन की इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया जाता है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। आईने अकबरी को समझने से पहले आपको अकबरनामा पर ले चलता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके आपको लिखकर बता देता हूँ, ठीक है ना। एक ग्रंथ है, किसका क्या नाम है इसका, अकबरनामा इस ग्रंथ का नाम है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को फर्स्ट पार्ट कहते हैं, सेकेंड को सेकेंड पार्ट कहते हैं, जो थर्ड वाला पार्ट है उसको आईने अकबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईने अकबरी बोलते हैं थर्ड वाले पार्ट को, ठीक है ना। ये 3 पार्ट अकबरनामा ग्रंथ के हैं। पहला पार्ट आपका है, पहला पार्ट जिसको पहली जिल्द भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहली जिल्द बोलते हैं, सेकेंड को दूसरी जिल्द, और तीसरे को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। पहले में क्या है, पहले में पूर्वज का वर्णन है। पहली वाली जो जिल्द है या पहला पार्ट है इसका अकबरनामा का, उसमें अकबर से जो संबंधित जो पूर्वज हैं उनका वर्णन मिलता है। सेकेंड में क्या है, शासन की घटनाएं आती हैं। सेकेंड में क्या है, इसको आप नोट भी कर लो, शासन की घटनाएं आती हैं सेकेंड वाले में, ठीक है, सेकेंड वाले में। और वहीं आईने अकबरी जो कि थर्ड पार्ट है, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पद हो गया, वेतन हो गया, रीति रिवाज हो गया, त्योहार हो गया, ठीक है ना, सैनिकों का वेतन हो गया, और इसमें सभी प्रकार की सांख्यिकी दर्शन, ठीक है, सांख्यिकी, सभी प्रकार की चीज़ें मतलब कि सांख्यिकी में ही आ जाती हैं। मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आईने अकबरी के विषय में। आईने अकबरी मैंने आपको बताया ये तीसरा पार्ट है, इसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। पद, वेतन, रीति रिवाज, त्यौहार, सांख्यिकी दर्शन, ठीक है ना, सभी प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन की 3 जिल्दों में से ये पहली जिल्द नहीं बल्कि ये तीसरी जिल्द है, ठीक है ना, जिसको आईने अकबरी बोलते हैं। अकबर का पूर्वज का वर्णन किसमें, पहली वाली जिल्द में है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। और अकबरनामा या आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, जो कि अकबर का मित्र था। कौन था, मित्र था, और दरबारी नज़दीकी लेखक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। किसने खुद को पेशवा कहा,
नाना साहेब, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव द्वितीय, यहाँ पर है बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा नाना साहेब। क्या होगा? नाना साहेब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाना साहेब किसके पुत्र थे? नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के क्या थे? ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक का मतलब ये गोद लिए गए पुत्र थे नाना साहेब, जिन्होंने 1857 में यानी कि 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? नाना साहेब यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जिन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर लिया था कानपुर से। ठीक है ना। ये किसके पुत्र थे? ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। केवल ए और बी, ए बी सी केवल डी। चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पुरास्थल जो होते हैं वह स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। या तो लोग वहाँ पर पहले ज़माने में काम करते होंगे और अपनी वस्तुओं को वहीं पर भूलकर चले गए, वही आपका क्या कहलाता है? पुरास्थल कहलाता है। ठीक है ना। ये कथन यहाँ पर राइट है। ये केवल जमीन के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर तो पाए जाते हैं, केवल जमीन के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, ये तो गलत है। ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। केवल के कारण गलत है। ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, नदियों या समुद्र के तल में भी पाए जाते हैं। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ ए, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, उदारवादी कहेंगे, गणतंत्रात्मक कहेंगे या संघवाद कहेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फेडरल, यानी कि संघवाद कहेंगे। जैसे भारत एक संघवाद है, भारत में सरकार की स्तरें एक से अधिक हैं। ठीक है ना। तो सरकार की जो स्तर होते हैं वो अगर एक से अधिक हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संघवाद। ठीक है ना। जैसे भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और एक स्थानीय सरकार आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर संघवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? ये आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में तेलंगाना राज्य बनकर सामने आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? किसका? विविधता से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, एक रूपता को बढ़ाता है, विशिष्टता को स्वीकारता है, लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ये विशिष्टता को स्वीकारता है। जो दोस्तों विविधता होती है, विविधता का मतलब लोगों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, लोगों के धर्म भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। उनका खाने का तरीका भी अलग अलग होता है, पहनावा भी अलग अलग होता है। जैसे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम। ठीक है। आप जानते ही हो केरल कर्नाटका के लोग तमिल, मलयालम वगैरह भाषा बोलते हैं, वहीं उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी भाषाएं भी हैं, धर्म भी, सभी के यानी कि सभी जगहों पर ये अलग अलग होते हैं। वही एक प्रकार से विविधता कही जाती है। ठीक है। विविधता कोई निगेटिव नहीं है, ना ही नकारात्मक है, ना ही भेदभाव को बढ़ाती है, बल्कि ये विशिष्टता को स्वीकारती है। कैसे लोग यहाँ पर विशिष्ट हैं। ठीक है ना। तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विथ फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो यहाँ पर आपका फोकस जो है, इतिहास का जो शिक्षण केंद्रित है, वो किस पर उद्देश्य उसका होना चाहिए? भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, यानी कि जिनकी वर्तमान में भी चर्चा हो। ऐसे मुद्दे ही
इतिहास शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ अंटार्कटिका महाद्वीप की, इसको बर्फ़ का घर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही ढकी रहती है, बर्फ़ से ही ये पूरा का पूरा महाद्वीप ढका हुआ है। इस महाद्वीप पर किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं है, किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं है। सभी देशों में आपसी सहमति है कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए इस महाद्वीप का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बर्फ़ ढकी है। यहाँ पर लोगों का स्थायी निवास नहीं है, यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, सिर्फ रिसर्च करने के लिए जाते हैं। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यहाँ पर भारत के कौन से शोध संस्थान है? क्या संस्थान है? शोध यानी कि रिसर्च सेंटर है। तो रिसर्च सेंटर याद रखना मैत्री, किसको? मैत्री भी है और भारती भी है। मैत्री है, भारती है और एक दक्षिणी गंगोत्री भी था। दक्षिणी गंगोत्री भी था, ये किसी कारण बर्फ में डूब गया। ठीक है, 3 है आपके, मैत्री, भारती, दक्षिणी गंगोत्री, जो कि वर्तमान में नहीं है, ये किसी कारण से डूब गया बर्फ में। ठीक है ना, तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जितनी भी मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछी गई है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन कम टू एन एंड, कैसे इसका अंत हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गईं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इतिहासकारों का मानना है कि शासकों का शायद नियंत्रण समाप्त हो गया, ये भी कारण बताया गया है, ये भी कारण यहाँ पर बताया गया है। जंगलों का विनाश हो गया, किसी कारण जंगल में आग लग गई हो जिस कारण क्या हुआ हो, जंगलों का विनाश हो गया हो। ठीक है ना, ये भी सही बात है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो, ये इतिहासकारों का मानना नहीं है। ठीक है, कई इतिहासकार मानते हैं, कई इतिहासकार इस पर सहमत नहीं होते हैं। संभवतः नदियां सूख गई होगी, ये बात सही मानी गई है। ठीक है, ABD इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ABD। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये इतिहासकारों का मानना नहीं है। आपको NCERT में दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ है। यहाँ पर पहला वाला तो बता ही दिया गया है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। वहीं दोस्तों कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, यानी कि बाढ़ वाली बात की यहाँ पर पुष्टि नहीं होती है। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है ना, विद्वानों का मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया और कुछ का मानना है कि नदियाँ संभवतः सूख गई होंगी, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है ना, और जब ये सब कुछ हो रहा था, नदियाँ सूख रही थी या जंगल का विनाश हो रहा था, तो जिस कारण ईंट यहाँ पर क्या करते थे लोग, ईंट पकाने के लिए उनको ईंधन की जरूरत पड़ती थी, जिस कारण उन्होंने पेड़ों को अंधाधुंध काटा, जिससे कि बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ठीक है ना, ये कुछ कारण हैं जिनको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पर उस पर उत्कीर्णित की गई है? रोमन, यूनानी, अरामेइक या लैटिन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनानी। यूनानी ये भाषा आपके मिस्र की ही होती है एक प्रकार से ना। तो वहाँ पर एक पत्थर मिला है रोसेट्टा नाम से, ठीक है, उस पर रोसेट्टा लिखा हुआ है। वहाँ की जो भाषा है वो किस भाषा पर लिपि लिखी गई है? वो यूनानी भाषा पे लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। क्या ये बात यहाँ पर दोनों सही हैं या यहाँ पर गलत हैं? चलिए आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इतिहास की, इतिहास में 12,000 साल पहले
एक ऐसी घटना घटती है जिसमें कि कई क्षेत्रों में जो गर्मी है, गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने के कारण जो घास के मैदान होते हैं वो अधिक से अधिक उगने लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि घास के मैदान बढ़ने लगते हैं, बनने लगते हैं। जैसे जैसे घास के मैदान बनने लगे, घास अधिक मात्रा में उगने लगी, उसी दौरान जैसे जो जानवर होते हैं जो घास खाया करते हैं, जैसे हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको घास चाहिए। जब घास अधिक होगी तो ये जानवर अपना पेट भर के उन घास को खा लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर राइट है, आपकी पुस्तक में ऐसा ही बताया गया है। दोनों आपके कैसे हैं, दोनों सही हैं और सही कारण भी इसका यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन क्या कहते हैं? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। क्या ये बात सही है? ए एवं आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी करता है, दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो जो भूमंडलीय तापन हिंदी में कहते हैं इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किस कारण से हो रही है? यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिस कारण जो पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म से अधिक गर्म होता ही जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये कैसी गैस होती है? ये एक प्रकार से गर्म गैस होती है, ठीक है, जिससे कि वायुमंडल को प्रॉब्लम होती है, पृथ्वी को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दोनों आपके सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। केवल ए दो दोनों सही, कौन सा यहाँ पर सत्य है? यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं। जो भारत, जो हिंदुस्तान है, भारत को हिंदुस्तान शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल किया था मिनहाज ए सिराज ने किया था। किन क्षेत्रों में किया था? अविभाजित भारत, यानी कि जो सिंधु वाला क्षेत्र है, जो सिंधु वाला क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाले क्षेत्र को हरियाणा वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान उसी क्षेत्र को बताया था। यानी कि उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, ऊपर का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो ऊपर का जो ये वाला क्षेत्र है, इसी को इसने भारत बताया था। किसने? मिनहाज ए सिराज ने बताया था। वहीं ये तो बात सही कर दी गई, अविभाजित भारत की बात कही थी। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के, जो भारत का उपमहाद्वीप है, इसके जो भूगोल के पशु पक्षी हैं, यहाँ के निवासियों, यहाँ के बारे में कहा कि ये हिंदुस्तान है। दूसरा बंदा मिनहाज ए सिराज कह रहा है कि उत्तर भारत ये पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है, ये इतिहास में बताया गया है। दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हैं, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करता हूँ। यहाँ पर है क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासक के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो यहाँ पर आपको बताना है, जो गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पाल, ये तीन राजवंशों के बीच में लंबे समय तक लड़ाई चली थी, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कनौज पर नियंत्रण के लिए, गोदावरी नदी के क्षेत्रों पर नियंत्रण, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों पर नियंत्रण। करेक्ट आंसर होगा कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि कन्नौज उस वक्त के दौरान एक समृद्धशाली राज्य था, जो कि गंगा घाटी नदी के किनारे बसा हुआ एक समृद्धशाली नगर था। इसलिए जो गुर्जर राजवंश है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट है और पाल वंश है, ये तीनों क्या चाहते थे कि कन्नौज पर हम लोग क्या कर लें, कब्जा कर लें, ठीक है ना। तो कन्नौज को नियंत्रण लेने के लिए ये लड़ाई लड़ते रहे सदियों तक। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था?
इब्न बतूता को लाया था, अल-बरूनी को लाया था, अमीर खुसरो को लाया था, जियाउद्दीन वर्नी को लाया था। ये मेरा भाई लाया था अल-बरूनी को, ठीक है ना। अल-बरूनी को गजनी लाया था भारत में। अल-बरूनी बहुत बड़ा विद्वान था, इसको विद्वान कह लो क्योंकि ये विद्वान था। ये संस्कृत का भी विद्वान था, ये संस्कृत को भी जानता था, ये संस्कृत का भी विद्वान था अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी की एक पुस्तक है जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, किताब उल हिंद। क्या है इसका नाम? किताब उल हिंद। इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। हिंदी में इसको बोलते हैं भारत की खोज। क्या बोलते हैं? भारत की खोज। कहीं कहीं पर आपको तहकीक ए हिंद भी लिखकर मिलेगा। तहकीक ए हिंद इसी पुस्तक को जानते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में किताब उल हिंद बोला गया है, फारसी या उर्दू में इसको तहकीक ए हिंद बोला गया है, हिंदी में इसको बोलते हैं भारत की खोज, ठीक है। किसने पुस्तक लिखी है? ये लिखी है अल-बरूनी ने, ठीक है ना। इब्न बतूता की पुस्तक आपसे पूछे तो रिहला याद रखना, रिहला, ठीक है ना। रिहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है। चलिए जियाउद्दीन वर्नी की बात करूं तो इसने फिरोज शाही पुस्तक लिखी। क्या लिखी? फिरोज शाही पुस्तक लिखी। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलान वाले में एक बार पूछा गया था, इसलिए मेरे को यहाँ पर याद आ गया और मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करा दी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो, अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी कमेंट कर देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती हैं? समुद्र गुफा, ये समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। तटीय मेहराव भी समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। स्टैक भी समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। समुद्री भृगु भी किसके द्वारा बनाई जाती है? ये भी समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर चारों आपके सही हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैक जो है ये दीवार जैसी संरचना होती है समुद्र में। कैसी? दीवार जैसी संरचना को क्या कहते हैं? संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कलहड़ की रचना द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। कब का? 12वीं शताब्दी का, ठीक है। 12वीं शताब्दी का इतिहास जो है हम लोगों को कलहड़ की पुस्तक के जरिए पता चलता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, कलहड़ की पुस्तक का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? वीरशैव आंदोलन जो है ये ज्ञानेश्वर, शंकर, वसवन्ना या रामानुज? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वासवन्ना। वासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में रहता था, एक ब्राह्मण था, ठीक है ना। इसी ने ही वीरशैव आंदोलन की स्थापना की, ठीक है ना। वीरशैव मूवमेंट किसने? वासवन्ना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? नोट ए फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पठार का लक्षण नहीं है प्रायद्वीपीय पठार का। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल, ये प्रायद्वीप जो पठार है ये दक्षिण में ही स्थित है उत्तर भारत के। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली भी है, बिल्कुल है। यहाँ कोयला और लौह एश जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ये पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं, इसलिए ये गलत है। पश्चिम की ओर कौन सी बहती हैं? नर्मदा यहाँ पर है, नर्मदा है, तापी है, ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर हो जाती हैं प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है ना। इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। गलत आपसे पूछा लक्षण नहीं वाला, नोट ए फीचर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा 4 वाला, ठीक है, 4 वाला।